सबसे पहले आपको बताएं कि डीजे खान और कोहे सलेमान के पहाड़ों में आज शदीद बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तूफ़ानी आने के खदशे के बाद इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। रेस्क्यू टीमें भी अलर्ट। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हो गए हैं। बात करेंगे इस हवाले से मोहसिन अल मुल्क से हमारा राब्ता हुआ है। मोहसिन, बताएगा इस हवाले से। आज वेदर फोरकास्ट काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है डीजी खान और कोहे सलमान में, और यहाँ पर आज शदीद बारिश का इम्कान है। ख़ासतौर पर डेरा गाजी खान और इसके मज़ाफ़ात में जब भी बारिश होती है, शदीद बारिश होती है, रोद कोहियाँ या फिर नदी नाले उभर आते हैं। और इस सारे मामलात में जो फ्लड फोरकास्ट है उसके हवाले से भी यहाँ पर पहले से ही एमरजेंसी नाफिज है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में रेस्क्यू जो है उसका रोल बढ़ जाता है। तो रेस्क्यू एमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ हैं। स्कैन साहब, क्या इक़दाम कर रहे हैं? आज भी वेदर फोरकास्ट है और जिस तरीके से यहाँ के हालात हैं, आपके लिए डबल जिम्मेदारी हो जाती है। देखिए, डेरा गाजी खान जो है ये एक फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है हमारा। यहाँ पे दो किस्म का जो है फिनोमेना देखने में आता है। यहाँ पे एक तरफ रेन फ्लड है, दूसरा जो फ्लैश फ्लडिंग है हिल टॉरेंट्स की वजह से, वो अक्सर यहाँ पे मतलब फिनोमेना तेज़ जब बारिशें होती हैं उसके नतीजे में नज़र आता है यहाँ पे। तो अभी वो फोरकास्ट है इस हवाले से, तो हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और हमने दो मॉक एक्सरसाइज हमने की हैं इस हवाले से। उसमें भी हमने जो है अपना ह्यूमन रिसोर्स और इक्विपमेंट वो अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर चुके हैं। तो हमारी हर तरीके से तैयारी है हर हवाले से, और खुदा न खाता ऐसी कोई नागहानी सूरत हाल क्रिएट होती है तो हमने ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट वगैरह हमने की हुई है, बोर्ड्स, और हमने अपने स्टाफ वगैरह डिप्लॉय किया हुआ है। तो अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो, लेकिन ऐसी सूरत हाल अगर सामना होता है तो फिर भी इंशाल्लाह हम इस हवाले से तैयार हैं। ना सिर्फ आज बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिशों का सिलसिला है, मानसून है, तो इसकी एक्सरसाइज पहले से प्लान होमवर्क किया हुआ? जी, हमने बिल्कुल प्लान किया हुआ है। इसे मैं जैसे पहले अर्ज किया कि हम दो मॉक एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं इस हवाले से, ताकि जो रेडीनेस है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ जो हमारे अलाइड डिपार्टमेंट हैं, उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका चेक किया जा सके वहाँ पे। तो हम अच्छे तरीके से उनको अपनी रेडीनेस को चेक कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी तैयारी है। सब पूरा है, पहाड़ हैं, काफ़ी मुश्किल है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत क्रिएट हो, लेकिन जो भी हो इंशाल्लाह हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, आज वेदर फोरकास्ट है, उसके हवाले से पहले से रेस्क्यू जो कि खिदमत करती है हर जगह पे जाके, और आज भी यही बारिश मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने मुल्तान वासा की कारकर्दगी और मानसून के हवाले से तैयारियों का पोल खोल दिया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का वासा की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। कमिश्नर ने शहर की निगाह से आग के हवाले से हॉटस्पॉट एरियाज के तयन करने का हुक्म, फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का वासा की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। कमिश्नर ने शहर की निगाह से आग के हवाले से हॉटस्पॉट एरियाज का तयन करने का हुक्म दे दिया, जबकि फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है। दूसरी जानिब डीजे खान ब्लॉक सी और डी के दरमियानी सड़क पर सीवरेज का मसला हल ना हो सका। सीवरेज का गंदा पानी मेन रोड पर जमा होने के बायस अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आशिर इशफाक। आशिर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं ब्लॉक सी और डी की दरमियानी सड़क पर, और यहाँ पर सीवरेज का जो मसला है वो गुज़िश्ता कई माह से चलता आ रहा है, और इस मेन रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जो है वो जमा है, जिसके बायस जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के अहले इलाका हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके बायस इस रोड की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा सके, यहाँ पर ये सूरत हाल है, पानी मेन सड़क पर जमा है, सीवरेज का ये गंदा पानी है। राहगीर यहाँ से गुजरते हैं जिनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत सी मुश्किलात है यहाँ पर, हम बहुत परेशानी होती है। यहाँ से गुजरते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज़ी गुजरते हैं, और जो हमारे गाहक आते हैं वो भी बाज़न होते हैं, क्योंकि रास्ता है नहीं यहाँ पे, तो कैसे किया जाए, ये बहुत मुश्किलात है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई सुनता नहीं है हमारी बात कमेटी में। बराए मेहरबानी कोई हमारी मदद करें, यहाँ पे ये मसला हमारा हल करें। क्या बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, कब से ये पानी जमा है और क्या मुतालबा करेंगे? ये तो भाई 2 महीने हो गए इसका ये सूरत हाल हो रहा है। ऐसे में बारिश थोड़ी सी आ जाए तो ये सैलाब बन जाता है यहाँ पे, और उधर गटर का ढकना खुला पड़ा है। परसों बच्चा भी गया, उसको मैंने बचाया बच्चे को। ऐसे में अब मौके पे ना होता ना, बच्चा तो गया था, फारिग हो गया था। किसी का क्या जा रहा है, ये ना कोई दुकानदार है, कारोबार ठप हुए खड़े। कुछ तो कोरोना खा गया था, कुछ ये और हमें इंतजामिया खा रहा है। कोई मेहरबानी करो, हम तो बड़े परेशान हुए खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने तकलीफ में हम कहाँ जाएं हम। जी बिल्कुल, अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सीवरेज का जो मसला है इसको
हल किया जाए। गटर के ढकने ना होने के बायस बच्चा भी गटर में गिरा है, जिसके बाद सीवरेज के मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब खानेवाल के सीवरेज सिस्टम के हवाले से अपडेट करेंगे नदीम मुगल। खानेवाल का गुंजान आबाद इलाका है, पुराना कारखाना और कैंप का इलाका, जहां के रिहायशी लोगों का ये कहना है कि सीवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस जो है गली महलों में उनकी गुजरगाहों पर जो है गंदे पानी के जोहड़ बन चुके हैं, जिसके बायस ताफून फैला हुआ है और अहल इलाका को मुश्किलात का सामना भी है। इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ अहल इलाका मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि ये मसला कब से दरपेश है आप लोगों को और किन मुश्किलात का सामना है? ये 3-4 साल से यही सिस्टम चला आ रहा है। गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है, बच्चे बहुत इससे मुतासर हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, बदबू इतनी होती है घर में खाना तक नहीं बना सकते। इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई इंसान यहाँ आते हैं देख दूख के चले जाते हैं। ये मुश्किलात का सामना है। जी आप बताइएगा कि ये मसला कब से है और क्या आप लोगों ने किसी इदारे को कहा है और ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा है? हमने ना बल्दिया को कहा है, डीसीओ के पास गए हैं, उन्होंने हमारी नहीं सुनी। बिल्कुल ही 4-5 साल हो गए, बिल्कुल पानी गंदा हमारे घरों में खड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही कानूनी। तो हमारी तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये मसला हल करें हमारा। जी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ये मसला हल किया जाए। आप ये बताएं कि जहाँ यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे भी होंगे, MP MNAs भी हैं, काउंसलर भी रहे हैं, उनको आप लोगों ने कहा तो ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा? सारों के पास गए हैं जी, सारे यही कह देते हैं DC को दरख्वास्त दो, उधर भी गई है लेकिन कोई नहीं सुनता जी। यहाँ पर जो है वो नहीं सुना जा रहा है और लोग जो है खासा गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। जी एक अरसे से आप इस मुश्किलात में मुब्तला हैं, तो क्या देख रहे हैं कि ये मसला आपको हल होता दिखाई दे रहा है कोई? नहीं जी, ये तो 3-4 साल हो गए हैं ऐसे का ऐसा है, बहुत गंदगी फैली हुई है जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2-3-4 सालों से इनका कहना है। लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। डीजे खान के कबायली इलाके तुमन बुजदार का सियाहती मकाम मटचांडिया रोड से महरूम। 3 किलोमीटर रोड न बनाए जाने की वजह से मकामी लोग और सयाहों को सफर में मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अली मूसा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के कबायली इलाके मट चांडिया में, जो जनूबी पंजाब का बहुत ही खूबसूरत इलाका है, मगर यहाँ पर 3 किलोमीटर रोड जो अभी तक तामीर नहीं हो सका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दूर दराज इलाकों से आने वाले सियाह हैं और मकामी लोग हैं उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिशों के औकात ये ना तो गाड़ी गुजर सकती है ना ही पैदल कोई चल सकता है। मेरे साथ कुछ कबायली लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो मजीद क्या कहते हैं, कि क्योंकि ये तुमन बुजदार में वाक़ई वज़ीर आला पंजाब ने वादा भी किया था, तो वादा वफा हुआ? शुक्रिया भाईजान। जब से सरदार उस्मान खान वज़ीर आला बने हमने और कोई मुतालबा नहीं किया है। 3 किलोमीटर रोड का मुतालबा किया है। जब से बने हैं आप सरदार साहब ने हमें दिलासा दिया है कि आपकी रोड की मंजूरी हो गई है। तकरीबन 3-1.5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आया। हम पर उम्मीद हैं फिर भी हमारा रोड इंशाल्लाह बनेगा। हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आला साहब के, उसने अभी पार्क का भी आप ऐलान कर चुके हैं। और हमारा मुतालबा ये है कि इधर साफ पानी नहीं पीने का, एक अस्पताल भी हमें चाहिए डिस्पेंसरी के लिए। इधर से हमारे जो मरीज़ हैं यहाँ से डीजी खान जाना पड़ता है सखी सरवर तक। और जी बिल्कुल, काफ़ी सारे इनके मसाइल होते हैं, क्योंकि रोड ना होने की वजह से इनको परेशानी साफ पानी भी फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया अली मूसा, आपने अपडेट किया। इस हवाले से भक्कर के पोश इलाके मंडी टाउन का इकलौता प्लेग्राउंड इंतजामिया की मुबैना गफलत से उजड़ गया। शहरियों का कहना है कि पार्क में लगी वाटर मोटर अरसा दराज से खराब है। बात करेंगे इस हवाले से उसामा हैदर से। उसामा बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त भक्खर के पोश इलाके मंडी टाउन 10 मरला स्कीम के पार्क के बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे में भी देख सकते हैं कि पार्क जो है इस वक्त इंतहाई नागुफ्ता बे सूरत हाल में जो है वो मौजूद है। शहर का ये इंतहाई पोश इलाका गर्दाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त भी इस पार्क की जो है इंतजामिया की गफलत की वजह से ये पार्क जो है किसी खंडर का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। इसके गिर्द जो हिफाजती जंगला लगाया गया था वो जो है नशई जो है वो चुरा के ले गए हैं, जबकि पार्क में पानी देने के लिए जो मोटर थी वो भी अरसा दराज से जो है यहाँ से जो है वो खराब है और इसकी वजह से यहाँ का घास जो है वो जल चुका है। मकामी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। सर बताइएगा, पार्क की ये सूरत हाल कितने अरसे से है और कभी के इंतजामिया ने भी चक्कर लगाया? देखें जी, हम तो काफ़ी अर्से से यहाँ, ये हमारा प्लाजा है, सामने हमने दुकान बनाई हुई है। और ये इस पार्क जो हालात हैं ना आपके सामने देख रहे हैं आप, ना तो इसमें कोई ग्रासी प्लाट है ना कोई लाइटें वगैरह हैं। ये दीवारें जो हैं पिलर वगैरह नशई जंगले तोड़ के ले गए हैं साथ, कोई इंतजामिया चक्कर नहीं लगाती। हमने खुद कहा है, अभी हमने मार्केट वालों ने एप्लीकेशन दी हुई है इसका भाई सेटिंग करें पार्क का,
जो हम खुद सफाई पसंद लोग हैं, या हमने अपनी जगह दुकान के सामने मट्टी डलवाई है और अपना ग्रासी प्लाट इधर बना रहे हैं। इधर कोई चीज़ भी नहीं है, यहाँ तो ये कांटे वगैरह पड़ते हैं अगर आप अंदर चले जाएं तो। जी बिल्कुल, आपने जाना शहरी का ये कहना है कि इन्होंने मकामी जो मार्केट के जो दुकानदार हैं उन्होंने इंतजामिया को दरखास्त दी है कि इस पार्क के जो है वो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा। अपने अपडेट के इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल कहते हैं कि दो टोक अंदाज में कह रहा हूं कि मुस्तकिल सिविल सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में ही बनेगा और तमाम सेक्रेटरीज मुस्तकिल तौर पर बहावलपुर में बैठेंगे, जबकि सब ऑफिस मुल्तान में बनाए जाएंगे। जनूबी पंजाब के अवाम तहार सेक्रेटेरिएट के फैज उठाने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन बहुत जल्द अवाम का कामों के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है महमूद जहीर। महमूद बताएगा। अजी, बड़ी मुद्दत के बाद बहावलपुर के लोगों को और ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के लोगों को एक खुशी मिली सिविल सेक्रेटेरिएट के क़याम की सूरत में, लेकिन शहरी अभी तक बहावलपुर के भी और जनूबी पंजाब के भी लाहौर जाते हैं और लाहौर जाकर अपने काम करवाने पर मजबूर हैं। ACS भी बहावलपुर में बैठे और इसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट के भी क़याम के हवाले से मुस्नद खबरें हैं कि बहावलपुर में बनेंगी, लेकिन अवाम को अभी तक फ्यूज़ क्यों नहीं मिल रहे, वो इससे मुस्तफ़ीद क्यों नहीं हो रहे। इस हवाले से जानते हैं कमिश्नर बहावलपुर से कि कब तक सिलसिला बंद हो जाएगा जनूबी पंजाब और बहावलपुर के अवाम का लाहौर से, कब तक हमारे काम हमारी दहलीज पे होंगे जो आप लोगों ने वादा किया था या जो इस गवर्नमेंट ने दावा किया था और दावा करते हुए आप लोगों से बहुत जल्द ये अब दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है। देखिए, सबसे पहले जो भी कोई एक स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें अभी रूल्स ऑफ बिजनेस में जितनी अमेंडमेंट्स होनी थी, जितना उसका लीगल स्ट्रक्चर था वो सारा हो चुका। फिजिकली भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने यहाँ आके जो सेक्रेटरी साहिबान ने जिन जिन दफातर में बैठना है उनका सामान, उनके बैठने की जगह, उसको फाइनल कर लिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने यहाँ पर कहाँ सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब का बनेगा उसके ऊपर उन्होंने कुछ होमवर्क कर लिया है और अल्टीमेटली वज़ीर आला पंजाब उसकी मंजूरी देंगे। अफसर जो आएंगे वो कहाँ ठहरेंगे, चूँकि देखिए जो भी कोई ग्रेड 20 का अफसर उसको हमने यहाँ लेकर आना है तो उसको हमने पहले इस काबिल बनाना है कि वो यहाँ सेटल डाउन हो, क्योंकि जब तक अफसर सेटल डाउन नहीं होगा उस वक्त तक वो काम नहीं कर सकेगा। इसके ऊपर मुकम्मल होमवर्क हो चुका है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि जो पैसे मिले हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को, वो मिले हैं कि वो अपना सेक्रेटेरिएट बना लें और सेक्रेटेरिएट बनाने के बाद अपने अफसरों के लिए बैठने की जगह अच्छी बना लें। तमाम महकमों के जितने भी सेक्रेटरीज आएंगे उनके लिए दफ्तरों की जगह डेजिग्नेट हो चुकी है। उसके बाद जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का जो अपना जो था उसके लिए हमने सर्किट हाउस उनके हवाले कर दिया और उनकी रहायशगाह के लिए उनको जगह इंडिकेट कर दी गई है। उसके ऊपर वो उसको ठीक करके उसको करेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले दिनों में कि ये चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो सर ये क्यों इशू सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में ही बनेगा। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से मारूफ सनतकार चौधरी जुल्फिकार अली अंजुम की जानिब से मैट्रिक में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले शरबत फरोश बच्चे को खराज तहसीन पेश किया। हुजैफा को माली मुआवनत और मोटरसाइकिल इनाम में दी गई है। बात करेंगे इस हवाले से माहिर इमरान से। माहिर बताएगा। मैट्रिक में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले बच्चे हुजैफा को आज मारूफ सनतकार चौधरी जुल्फिकार अंजुम की जानिब से मोटरसाइकिल इनाम और जो कैश प्राइज है वो दिया जा रहा है। ऐसे बच्चों को की हौसला अफजाई के लिए ये जो खराज तहसीन है, ये बात क्या समझते हैं मुस्तकबिल की ये जो नस्ल है किस तरह ये मुल्क के लिए जो काम कर सकते हैं? अल्लाह ताला जी ऐसे बच्चों को कामयाब करे। ये गरीब बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, मैं इसकी हौसला अफजाई के लिए इनके साथ हूं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये वाहद बच्चा था जिसने मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल किए और ये गरीब बच्चा था। मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इसको हिम्मत अता फरमाए और ये वालिदैन का सहारा बने और अपनी माँ का सहारा बने, भाइयों बच्चों का सहारा बने अपने। और इसलिए शरबत बेच के मैट्रिक में कामयाबी, शरबत बेच के हासिल करना, शाम को काम करना, क्या समझते हैं ऐसे बच्चे किस तरह? देखिए जी, मेहनत से आगे आना इसमें सबसे बड़ी इज्जत है। तो अल्लाह ताला दूसरे लोगों को भी ऐसा देख करके एक बंदा शरबत बेचने वाला पढ़े भी और बेचे भी, शरबत बेचे और अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए
माँ बाप के लिए मेहनत करे, और इससे अच्छी और कोई इज्जत नहीं है। मरूफ सनतकार चौधरी जुल्कार अंजुम जो कि चेयरमैन भी हैं SM फूड के, उनकी जानिब से हुजैफा को मोटरसाइकिल इनाम दी गई, नकद कैश। हुजैफा, क्या कहना चाहोगे? आपको आज मोटरसाइकिल मिली है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहोगे? मुझे बहुत खुशी है कि जो चौधरी जुल्फकार ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है, और मैं इस हौसला अफजाई के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं और मुल्क को कौम की खिदमत कर सकूं। मैट्रिक में आपने कामयाबी हासिल की, आगे किस तरह पढ़ेंगे? आगे क्या आज़म है, पोजीशन है इसी तरह? जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में जाऊं और अपने हौसले और हिम्मत जवान रखूं, और इस जो डॉक्टर का आज़म है इसे आगे लेकर चलूं और मुल्क को कौम की खिदमत कर सकूं। मुल्क को कौम की खिदमत कर सकूं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी के सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह के घर आमद। ज़ैन कुरैशी ने बाबर शाह की हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने पार्टी अहदेदारान से मुलाकात की और पार्टी अमूर पर मुशावरत भी की है। बात करेंगे इस हवाले से, जुनैद अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। जुनैद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी जो है इस वक्त सिटी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। पार्टी अहदेदारों से भी मुलाकात की जा रही है, और साथ साथ सैयद बाबर शाह की हमशीरा के इंतकाल कर फातिहा भी किए से हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। ज़ैन साहब, किस तरह देखते हैं बिल आखिर जो है वो कोरोना वायरस के जो खतरात हैं वो कम हुए हैं, जो मईशत जो है वो भी बेहतरी की जा रही है, मार्केट्स भी ओपन हुई है, किस तरह देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला किया है, उसकी बुनियादी वजह तो जैसे आपने सही दुरुस्त फरमाया कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारी मईशत पे बड़ा असर पड़ा था, लोगों के रोज़गार पे बड़ा असर पड़ा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, वो पहले बंदे थे दुनिया में, क्योंकि कोरोना एक नई वबा थी, लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप एहतियात ना करें तो भी नुकसान है, और अगर कंप्लीट लॉकडाउन कर दें, जैसे आपने देखा सिंध में हुआ, जैसे आपने देखा इंडिया में हुआ, ये तो आपके साथ साथ जो ममालिक हैं और 7 जिले जो सूबे हैं उनमें हुआ, तो उसके क्या असरात आए। स्मार्ट लॉकडाउन किया और कोशिश की कि जो उसकी कर्व है उसको रोक सके। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए असद उमर साहब का और NCOC का, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उसके अंदर सारे सूबों की कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस वबा पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। अब लॉकडाउन खोला जा रहा है। मैं आपकी वसादत से जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जो SOPs हैं उनका अभी भी हमने ख्याल करना है। हमारे मुल्क में एक ये तासुर बन गया कि शायद कोरोना खत्म हो गया और वबा खत्म हो गई और हम रूटीन की जिंदगी में आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। वबा का खतरा अभी भी है और हमें SOPs पे अभी भी अमल दरामद करना है, और इंशाअल्लाह जब ये हो जाएगा तो हम जल्दी इस वबा से छुटकारा पा सकेंगे। मैं आखिरी बात करूंगा कि आने वाले दिनों में अब मुहर्रम आ रहा है, और मुहर्रम में यह जाहिर है अज़ादारी भी होगी और जो है मजालिस भी होंगी, उसके अंदर हमें खास ख्याल करना है कि कहीं खुदा ना खास्ता इसके अंदर फिर कोई स्पाइक ना आ जाए। अच्छा ज़ैन साहब, क्या समझते हैं कि हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, अपोजिशन की जाने से भी शदीद तनकीद है, कल वज़ीर आला को भी नैब दफ्तर जो है बुलाया गया है, क्या देख रहे हैं, कोई तब्दीली के इम्कानात हैं? पहली बात तो वजीर आला और वजीर आला में भी फर्क होता है। कल वजीर आला ने जाकर कहा कि मुझे जितनी दफा नैब बुलाएगी मैं जाऊंगा। काश और सूबों के वजीर आला भी ऐसे ही यही रवैया, संजीदगी का रवैया अख्तियार करते। दूसरी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। हुकूमत को जिस तर्ज की इकॉनमी मिली थी वो आपके सामने है, उसकी तफसील में जाना मकसूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने मेहनत की है, काम किया है। आज आपने जो है ये हाल ही में ईद के बाद आपने फैटिफ की लेजिस्लेशन मुकम्मल की है, और जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बड़े अरसे से था, जो ग्रे लिस्ट विरसे में हमें मिली थी, उससे इंशाल्लाह हम बाहर निकल रहे हैं, और इंशाल्लाह मूडीज ने भी आपकी रेटिंग को स्टेबल कर दिया, तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी का कहना है कि हालात से भी बाहर निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आटे की किल्लत की बात करेंगे। 50 लाख आबादी वाले जिला रहीम खान फ्लोर मिल्स का घर होने के बावजूद आटा गायब है। सबसे बड़े खरीदार महकमा खुराक ने गंदम दबा ली है। गरीबों के लिए हुकूमती नेक पर आटा देने वाले रहीम खान फ्लोर मिल्स का कोटा इंतहाई कम करके 6 बोरी कर दिया, जबकि फ्लोर मिल्स ने कोटा प्राइवेट गंदम न होने पर फ्लोर मिल्स बंद कर दी है। न गंदम है न आटा।
रहीम खान के शहरियों के लिए एक वक्त की रोटी ही दस्तयाब नहीं, बात करेंगे इस हवाले से। आसिम सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। आसिम बताएगा। देखिए, रहीम खान वो ज़िला है जो जोग्राफी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है और यहाँ पर ज़रूरी ज़िला होने की वजह से 50 लाख की आबादी है और 65 यहाँ पर फ्लोर मिल्स हैं और 65 की 65 फ्लोर मिल्स बंद हैं। पूरे ज़िले में आटा नायाब है, एक वक्त की रोटी के लिए आटा भी दस्तयाब नहीं। लोग दुकानों पर जा रहे हैं आटे की तलाश में, दरबदर की टोकरें खा रहे हैं, मगर उनको 50 रुपए का भी आटा अगर लेना चाहें तो वो भी दस्तयाब नहीं, क्योंकि फ्लोर मिल्स बंद हैं। और फ्लोर मिल्स इस वजह से बंद है कि महकमा खुराक सबसे बड़ा खरीदार था और महकमा खुराक ने रिकॉर्ड खरीदारी की, गंदम खरीद ली। फ्लोर मिल्स को खरीदनी नहीं थी, मगर उसका कोटा, सरकारी कोटा इजरा किया जाता था। उनको 12 बोरी फी बॉडी वादा किया गया था, मगर उसके साथ अब कम करके 6 बोरी कर दिया, जो सिर्फ फ्लोर मिल, इतनी बड़ी फ्लोर मिल्स को चलाने के हवाले से सिर्फ 20 घंटे फ्लोर मिल चल सकती है पूरे एक माह के कोटे के हिसाब से। तो फ्लोर मिल से कोटा बंद ना मिलने की वजह से गंदम बाहर जो ओपन मार्केट में 2100 रुपए तक मन कीमत होने की वजह से इतनी महंगी गंदम मिल रही है और सरकारी कोटा दस्तयाब नहीं है, तो उन्होंने बंद कर दिया और आटा पूरे जिले में नायाब हो चुका है। लोग खरीदारी के लिए तमाम दुकानों पर जा रहे हैं, सेल पॉइंट्स पर जा रहे हैं, किसी जगह पर आटा दस्तयाब नहीं है। आप कहां से आए हैं, कहां से आए हैं और कहां का फिर के आए हैं, कहां से आपको आटा मिला या नहीं मिला? सर जी, हम पूरी मंडी में गए हैं, पूरे शहर में गए हैं, छोटी छोटी गलियों में जहां भी दुकानें थी हमें कहीं भी आटा नहीं मिला। लिखा हुआ है लेकिन कोई आटा नहीं दे रहा हमें। अब खाएंगे कहां से हम? कहते क्या हैं आप लोगों को, आटा क्यों नहीं दे रहे? वो ये कह रहे हैं कि 70 मिले हैं, 70 के 70 ने एका किया हुआ है और हड़ताल की हुई है। वो हड़ताल खुलेगी तो हमें आटा मिलेगा, वैसे हम नहीं दे सकते। अगर जिनके पास है भी उन्होंने छुपाया हुआ, नहीं दे रहे। आप लोगों को आटा मिला? आटा नहीं दिया जा रहा। आसिम सिद्दीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहेगा आटे की किल्लत है, रहीम खान में आटा मौजूद नहीं, किसकी नाअहली कहा जाए इसको? उस्मान साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएगा कि रहीम खान में आटे की किल्लत है, किसकी नाअहली कहा जाए इसको? पचास लाख आबादी वाले जिले रहीम खान फ्लोर मिल्स का घर होने के बावजूद आटा गायब। सबसे बड़े खरीदार महकमा खुराक ने गंदम दबा ली है। गरीबों के लिए हुकूमती निर्ख पर आटा देने वाले रहीम खान फ्लोर मिल्स का कोटा इंतहाई कम कर दिया है, जबकि फ्लोर मिल्स ने कोटा और प्राइवेट गंदम न होने पर फ्लोर मिल्स भी बंद कर दी है। न ही गंदम मौजूद है, आटा भी मौजूद नहीं है। लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहीम खान के शहरियों के लिए एक वक्त की रोटी भी दस्तयाब नहीं है। तो आपको बताएं, इस हवाले से 50 लाख आबादी वाले जिले रहीम खान फ्लोर मिल्स का घर होने के बावजूद आटा गायब है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे बड़े खरीदार महकमा खुराक ने गंदम भी दबा ली है, जबकि गरीबों के लिए हुकूमती निर्ख पर आटा देने वाली रहीम खान फ्लोर मिल्स का कोटा इंतहाई कम करके 6 बोरी कर दिया गया है। फ्लोर मिल्स ने कोटा और प्राइवेट गंदम न होने पर फ्लोर मिल्स बंद कर दी है। बात करेंगे एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद साहब ने। उस्मान साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएगा कि रहीम खान में आटे की किल्लत है, किसकी नाअहली कहा जाएगा इसको? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें बिल्कुल जी, जो आटे की हमारे जो शॉर्टेज आई है उसमें नाअहली हुकूमत की है, क्योंकि हुकूमत का जो हमारा एक स्लैब आया था वो 13 बोरी इसकी बॉडी हर मिल को जो है वो मिलेगी। तो वो हालिया दौरे में जो अलीम खान साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने उसको आके हाफ कर दिया, क्योंकि रहीम खान की आबादी में बता दूँ आपको 55 लाख की आबादी डिक्लेयर्ड है, तकरीबन 50 से 55 लाख की। तो ये जो कोटा दिया जा रहा है ये 12 लाख की आबादी में भी नहीं आएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई की नहीं है, सारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जो है अपना मौका दे रही है कि हम जो है वो जो 6 बोरी है उससे 1 घंटा फ्लोर मिल डेली चलेगी, तो महीने में 24 घंटे चलेगी। तो फ्लोर मिल को उसमें नुकसान है, जिसमें फ्लोर मिल ने जो है वो सरकारी कोटा उठाने से जो है वो इनकार कर दिया और मिलें बंद कर दिया। उस्मान साहब, ये बताएगा कि महकमा खुराक की जानिब से जो कोटा मुकर्रर किया गया है उसके मुताबिक गंदम की फराहमी हो रही है, और कितना कोटा रखा गया है फ्लोर मिल्स के लिए? ये जो फ्लोर मिल के लिए कोटा बिल रखा गया था वो तकरीबन 12.5 बोरी जो है फ्लोर मिल रहीम खान से रखा गया था, जो कि मैं आपको बताया चुका हूँ ऑलरेडी कि उसको हाफ कर दिया गया है। जो हाफ जो कोटा उन्होंने हमें गवर्नमेंट ने हमें दिया है उसमें हमारी फ्लोर मिल जो है उसकी जो रनिंग कैपेसिटी है उसमें नहीं चल सकती, वो फ्लोर मिल हमें उसमें लॉस है। इसलिए हमने गवर्नमेंट से बैठ के मुज़ाकरात करने का उन्होंने कहा कि जी आप हमें जो कोटा हमारा ऑलरेडी चल रहा था पहले 13 बोरी उसको बहाल किया जाए। जब तक वो बहाल नहीं होगा तो रहीम खान की इंडस्ट्री जो फ्लोर मिल इंडस्ट्री है वो नहीं चलेगी, ना चलेगी ना चल पाएगी।
उस्मान साहब ये भी बताएगा कि गंदम का सरकारी रेट इस वक्त क्या मुकर्रर किया गया है और बाहर से फी बोरी का क्या रेट मिल रहा है इस वक्त आपको? जी, जो प्राइवेट इस टाइम गंदम मिल रही है उससे तकरीबन 2100 से 2150 रुपया मन मिल रही है, और जो गवर्नमेंट ने दिया है वो 1475 है जो सरकारी रेट है। तो इसमें काफी डिफरेंस है, और इसमें भी गवर्नमेंट की नाअहली है कि गवर्नमेंट ने हमें जो है प्राइवेट स्टॉक रखने दिया ही नहीं। ये पाबंदी लगा दी फ्लोर मिलर्स के ऊपर, जिसका रॉ मटेरियल उसको उन्होंने स्टॉक रखने नहीं दिया। तो इनकी नाकिस पॉलिसियाँ हैं, और नाको पता चले साउथ पंजाब के साथ तेली माह वाला सलूक भी करते हैं हमेशा से, और वो इस बात से उन्होंने वही किया है। आप देखें ना, 55 लाख की आबादी पे आप सिर्फ 6 बोरी की बॉडी कोटा दे रहे हैं, तो ये तो आप किसी से बंदे से पूछेंगे वो आपको बता सकेगा ये तक जो है वो हमारे से नाजायज किया जा रहा है। बिल्कुल इसके लिए हमारी सोच जो क्वेश्चन है, और हमने मिल बैठ के इसके ऊपर कॉल की है, और जब तक हमारे राइट्स हमें नहीं मिलेंगे हमारा इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो उस्मान साहब ये बताएगा कि क्या समझते हैं आप, आखिर क्या वजह है जो महकमा खुराक ने गंदम को दबा लिया, गंदम नहीं फराहम की जा रही? जी, मैं आपकी बात समझ सका। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या समझते हैं आप कि आखिर क्या वजह है ऐसी कि जो महकमा खुराक ने गंदम को दबा लिया है, फराहम नहीं की जा रही गंदम? जी, ये तो महकमा खुराक के बंदे बता सकते हैं, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये तो आप उनसे पूछें, वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि ऐसा क्या इशू है। रही खास तौर पर रहीमिया खान छठे से जिला को छोड़ के रहीमिया खान की व्यक्ति की गई, उनसे आप पूछे ना कि रहीमिया खान से कोई खास मोहब्बत है, ये क्या है, ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हम नहीं बता सकते उसको। तो उस्मान साहब अगर आप कोई हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे इस सारी सिचुएशन को देखते हुए? जी, हमारा एक ही मुतालबा है कि जो आपसे तय पाया था आपने, जो हमारा तय है महकमा खुराक के साथ, 13 बोरी जो है कम से कम हर मिल को मिलेगी, तो 13 बोरी तो आप हमारी बहाल करें। अगर आप देखा जाए तो हमारी 25 बोरी 55 लाख की आबादी के हिसाब से बनती है। आप हमसे रूरल और अर्बन इलाकों में दोनों में माल सप्लाई हम देते हैं रहेंगे खान फ्लोर में जो है, जो कि सिर्फ हमें जो कोटा दिया जाता है वो रूरल आबादी का दिया जाता है, अर्बन का नहीं दिया जाता। गंदम के कोटे को बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान महमूद साहब ने हमें लाइन पर ज्वाइन किया था और अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, जबकि दूसरी जानिब आसिम सिद्दीक भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब बहावलपुर थाना खैरपुर के हवालात से चोरी का मुलजिम हवालात की छत फाड़कर फरार हो गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सलीम खान न्याजी थाना खैरपुर पहुंच गए हैं, जबकि हवालात की छत फाड़कर फरार होने वाले मुलजिम के हवाले से तफ्तीश भी की जा रही है। बहावलपुर थाना खैरपुर के हवालात से चोरी का मुलजिम हवालात की छत फाड़कर फरार हो गया है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की ज़ेर सदारत महकमा रेवेन्यू का इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल बताएंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की ज़ेर सदारत महकमा रेवेन्यू के अफसरान का एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और इसके अलावा तहसीलदारों की जानिब से जो शिरकत की गई है। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि उनका टारगेट मुजफ्फरगढ़ के अवाम के मसाइल जो हल करना है, जो कि तहसील ऑफिस में चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं और मार्क की हुई दरखास्तों पर भी अमल दरामद नहीं किया जाता, इस पर जो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया कि तमाम तर अफसरान रिकवरियां जो वो जून के महीने से कबल ही अगले माली साल में शुरू कर दें और 2018 तक के जो तमाम मुकदमात रेवेन्यू ऑफिस में मौजूद हैं उनको 3 माह के अंदर अंदर जो निपटाया जाए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मजीद ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ के जितने भी मौजाजात में खेवट के मसाइल है उनको बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफरडार से डीपीओ अख्तर फारूक की मुलाकात हुई। मुहर्रम हराम के दौरान एसओपीज पर अमल दरामद और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। कमिश्नर साजिद जफरडार का कहना था कि मुहर्रम हराम के दौरान भी कोरोना एसओपीज की सख्ती करना होगी, मजालिस और जुलूस के औकात और रूट्स की पाबंदी करवाई जाएगी। अमन अमान की फजा बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल में लाए जाएंगे। डीपीओ अख्तर रसूल का कहना था कि फिरका वाराना हम आहंगी के लिए अमन कमेटीज के अरकान के साथ करीबी राब्ते में है। जबकि दूसरी जानिब बहावलपुर समेत सुबह भर में 11 साल पहले एजुकेटर्स को रेगुलर करने का नोटिफिकेशन महकमा तालीम की जानिब से वापस ले लिया गया है। बात करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, वो तमाम एजुकेटर्स जिन्होंने बीएड नहीं किया था और 11 साल पहले 2009 में उन तमाम को रेगुलर कर दिया गया था, उन तमाम की तरक्की का और रेगुलर करने का जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी एजुकेशन ने बाकायदा मरासला जारी कर दिया है और उसके साथ ही जो तमाम CEOs हैं उनको हदायत की गई है कि उनके इलाके में जितने भी
ایجوکیٹر سے جو کہ بی ایڈ کیے بغیر ہی ریگولر ہو گئے تھے، ان کی فہرستیں تیار کریں اور رپورٹ کریں محکمہ تعلیم کو اس حوالے سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ تمام لوگ بی ایڈ کیے بغیر جو کہ ایجوکیشن کے شعبہ کے اندر ایک پروفیشنل ڈگری سمجھی جاتی ہے، اس کے بغیر ہی یہ تمام کے تمام لوگ ریگولر ہو گئے تھے، اور اس وقت کے جو اعلیٰ افسران تھے انہوں نے ان کو ریگولر کر دیا تھا، جس کے حوالے سے ان کے خلاف انکوائری بھی چل رہی تھی، جس کے اوپر جو متعلقہ کچھ اضلاع تھے جنہوں نے اپنے طور پر انکوائری پہلے سے ہی شروع کی ہوئی تھی، اور ان کی جو ترقی کا اور ریگولر کرنے کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ واپس لے لیا تھا، وڈرا کر دیا۔ فیصلے کو واپس لے لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ طیب، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر سعود مجید کی حاصل پرآمد۔ سعود مجید نے سیاسی اور سماجی رہنما تنویر الوی کی والدہ کے وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ تنویر الوی کی والدہ کے وفات پر گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر سعود مجید کا کہنا تھا کہ ورکرز کے دکھ سکھ میں پہنچنا اولین فرض ہے۔ سعود مجید کے ہمراہ محمود مجید اور چیمبر آف کامرس کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ دوسری جانب ہارون آباد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت پیسٹ وارننگ بہاول نگر ملک مظہر حسین کی جعلی زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 25 لاکھ روپے مالیت کی غیر قانونی اور جعلی زرعی ادویات برآمد ہوئی۔ ملک مظہر حسین کا کہنا تھا کہ جعلی اور غیر قانونی زرعی ادویات بنانے اور بیچنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد محمود کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں سے سفید مکھی کا خاتمہ ہوا ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہے رضا ملک۔ رضا بتائے گا۔ بالکل، کپاس کے کاشتکاروں کے لیے جو اگست کا مہینہ ہے ہمیشہ سے ہی مشکل ثابت ہوتا ہے، اور اب بھی جو اگست کا مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ کپاس کی فصل جو ہے وہ فروٹنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، فروٹ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ اب جو ساون کا ایک بارشوں کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کپاس کی فصل کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ وائٹ فلائی، لشکری سنڈی، گلابی سنڈی کے حملے بھی جو ہیں ان میں بھی شدت آ چکی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر زاہد محمود جی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ اگست جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے کپاس کے کاشتکاروں پہ، تو کیا انتظامات، اقدامات اور بارشوں میں کیا لاہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے کسانوں کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اصل میں کپاس جو ہے یہ ایک صحرائی پودا ہے، اس کو پانی کم چاہیے بلکہ موئسچر چاہیے، تو اس کی وجہ سے اگر بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو تھوڑا نقصان ہوتا ہے، تو لیکن اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم اگر پانی کی زیادتی ہے تو نکال دیا جائے، یہاں سے ڈرین آؤٹ کر دیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر پانی نہیں لگا ہوا پھر بارش ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ برداشت کر جاتے ہیں پودے، لیکن اگر پانی زیادہ لگایا ہوا ہے لوگوں نے، فارمرز نے، اور اوپر سے بارش بھی زیادہ ہو گئی، اس صورت میں نقصان ہو سکتا ہے، تو پانی کو ڈرین آؤٹ کر دیا جائے۔ دوسرا، اس بارش کا یہ فائدہ ہوگا جو وائٹ فلائی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی وہ ایک دفعہ تو ختم ہو جائے گی، تو پھر اگر ہمارے زمیندار بھائی کاشتکار جو ہیں محکمہ زراعت کے تعاون سے اس کو مینج کریں تو وہ آسانی رہے گی۔ جی بالکل، پانی کو فصلوں سے نکالا جائے۔ بہت شکریہ رضا ملک، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ ڈی جی خان میں محکمہ زراعت کی جانب سے کاٹن پیسٹ اسکاؤٹنگ کا عمل جاری ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے عاشر اشفاق سے۔ عاشر بتائے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ڈی جی خان میں کپاس کی پیسٹ سکاؤٹنگ کا جو عمل ہے محکمہ زراعت کی جانب سے وہ جاری ہے، اور محکمہ زراعت کی جانب سے خصوصی طور کے اوپر پیسٹ سکاؤٹنگ کے لیے ٹیمیں جو ہیں وہ بھی فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہیں۔ 53 ٹیمیں اس ٹائم ڈسٹرکٹ ڈی جی خان کے اندر پیسٹ سکاؤٹنگ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، اور کاشتکاروں کو کپاس کی فصل کے حوالے سے خصوصی طور کے اوپر محکمہ زراعت کی جانب سے رہنمائی جو ہے وہ بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ماہر عابد حسین صاحب، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ ماہر صاحب بتائیے گا اب تک کتنا ایکڑ فصل کو جو ہے پیسٹ سکاؤٹنگ کی جا چکی ہے اور کتنا ایریاز کو ہاٹ سپاٹ قرار دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیرہ غازی خان میں کپاس کی جو فصل ہے وہ 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اس کا رقبہ ہے، اور ہماری 53 ٹیمیں اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اب تک پیسٹ سکاؤٹنگ کے لیے 28,000 ایکڑ سے زائد رقبہ کی پیسٹ سکاؤٹنگ ہو چکی ہے، اور اس کے لیے 189 جو ہے وہ ہاٹ سپاٹ ڈکلیئر کیے گئے ہیں، جہاں پہ کاشتکاروں کو اس مسئلہ کے مطابق سپرے جو ہے وہ اس کی زہر کی سپرے کے لیے سفارش کر دی گئی ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ پیسٹ سکاؤٹنگ کا جاری ہے۔ پیسٹ سکاؤٹنگ میں جو محکمہ زراعت کا آفیسر ہے یا آفیشل ہے، جو فیلڈ اسسٹنٹ ہے، وہ کاشتکار کے پاس کھیت میں جاتا ہے، فصل چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جو پیسٹ کی پوزیشن ہے، رس چوسنے والے کیڑے یا دوسری سنڈیاں، ان کی کیا پوزیشن ہے۔ اگر اس پوزیشن میں ہے کہ ان پر سپرے کیا جا سکے تو وہ کاشتکار کو کہتا ہے کہ آپ اس پہ سفارش کردہ زہر کا سپرے کر دیں، تو وہ کاشتکار اس پہ سپرے کر دیتا ہے۔ تو اس سال جو ڈیرہ غازی خان کی کپاس ہے اس کی حالت تسلی بخش ہے۔ پچھلے سال اس وقت تک جو
पेस्ट का अटैक था वो बहुत ज़्यादा था, और जो माना हमदानी साइड है, जामपुर राजनपुर वाली साइड है, वहाँ से कपास जो थी वो सफ़ेद मक्खी के कपास की हालत बेहतर है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावलपुर डिवीजन में वज़ीर-ए-आज़म बिलियन ट्री मंसूबे के तहत 9 लाख पौधे लगाने का फैसला। कमिश्नर ने तमाम अजला और तहसीलों में खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने की हिदायत भी कर दी। तमाम अफसरान से पौधे लगाने की डिमांड भी तलब। उधर हाईवे डिवीजन बहावलपुर को भी मेन शाहराहों को खूबसूरत बनाने और पौधे लगाने का टारगेट सौंप दिया गया। एक्सन हाईवे ने एसडीओ की नेशनल हाईवे पर 2000 पौधे लगाने का कहा है। हर हफ्ते हाईवे पर मुख्तलिफ जगहों पर ये पौधे लगाए जाएंगे। दूसरी जानिब रहीम यार खान के गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में अक़लियती डे और कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती की तकरीब जारी है। बात करेंगे इस हवाले से आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। रहीम यार खान की गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में अक़लियती डे और कश्मीर डे की मुनासिबत से तकरीब जारी है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस, इसके साथ साथ प्रिंसिपल, प्रोफेसर और जो अक़लियती बरादरी उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। फिर अपने ख्यालात का इजहार भी किया जा रहा है। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल भट्टी हमारे से मौजूद, हमसे जानते सर क्या कहना चाहेंगे कि अक़लियती बरादरी को भी हम साथ साथ लेके जा रहे हैं। देखिए, हमारे सूफिया कराम का एक कौल है कि जब कोई आपके पास आता है, अगर उसकी शक्ल इंसान की है तो फिर उससे मज़हब और अकीदे के बारे में कोई सवाल नहीं करना चाहिए। अक़लियती हमारे भाई हैं, वो इंसान हैं, और इंसान बड़ा ही मुक़द्दस वो होता है। तो आज मुमलकत पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, और मज़े की बात है कि आज कश्मीर के साथ भी जो मकबूजा कश्मीर जिसमें 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि वहाँ ज़ालमाना मुहासरा किया गया है, ये दोनों का दिन साथ साथ मनाया जा रहा है। और इससे एक बात वाज़ेह कि आज आपने देखा हमारे अक़लियती नुमाइंदों ने कहा कि हम पाकिस्तान में इंतहाई सुखी हैं, पाकिस्तान में हमें बहुत सारी मराहत हासिल हैं, लेकिन जब हम सरहद के उस पार देखते हैं तो खून के आंसू रोते हैं। हमारे आज के दिन की मुनासिबत से ख्वाहिश ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ अक़लियती लोग बड़े ही इत्मीनान के साथ तरक्की के रास्तों पे गामजन हैं, पुरसुकून हैं, शांत हैं, इंडिया वाले भी हमारे वहाँ के जो अक़लियती लोग हैं उनके साथ वैसा ही बर्ताव करें, और जुल्म की जो काली रात है इसको कम अज़ कम सहार में तब्दील होना चाहिए। बिल्कुल, अक़लियत बरादरी से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, वो भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि हमने मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।